मेरा नाम शिवांक यादव है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिस बारे में आप में से लगभग 99% लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। दरअसल आप लोग अभी तक यही सोचते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है और आप एक आजाद देश के अंदर रहते हैं। आप जो मन में आए वो कर सकते हैं, जो मन में आए वो व्यवसाय कर सकते हैं। अगर कोई व्यवसाय नहीं करना तो जो मर्जी किसी भी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। जो मन में आए वो कपड़े पहन सकते हैं, खा सकते हैं, जहां मन में आए वहां रह सकते हैं। कुल मिलाकर कुछ भी कर सकते हैं। यह एक कड़वा सच है। इन सब बातों से तो यही लगता है कि हम आजाद हैं। लेकिन अगर मैं आपको यह बताऊं कि 1947 में अंग्रेजों के यहां से चले जाने के बाद से ही इंग्लैंड की रानी ने ब्रिटेन में बैठकर हमें आज तक अपना गुलाम बनाकर रखा है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इंग्लैंड की रानी को आज भी भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती? लेकिन जब हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इंग्लैंड में जाते हैं तो उन्हें वीजा की जरूरत पड़ती है। आप शायद इस बात को भी नहीं जानते होंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इंग्लैंड की रानी का मंत्री होता है, क्योंकि मंत्री तो किसी न किसी राजा का ही होता है और हमारे देश का राष्ट्रपति रानी की अनुपस्थिति में भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। जैसे इंग्लैंड में रानी वहां की प्रथम नागरिक है और जिस प्रकार रानी के पास किसी की भी मौत की सजा खारिज करने तक की ताकत है, उसी तरह हमारे देश के राष्ट्रपति के पास भी ये ताकत है। जिस तरह अंग्रेजों के यहाँ रहते समय हमारे देश की तीनों सेनाएं जल, थल और वायु की प्रमुख नेता इंग्लैंड की रानी हुआ करती थी, उसी तरह रानी की इस देश में अनुपस्थिति में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत की गुलामी के ऊपर ये तो मैंने बहुत थोड़े से सबूत आपके सामने रखे हैं। अगर आप और सबूत देखना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। भारत की राजनीतिक गुलामी के सबूतों के बारे में मैं बाद में भी आपको बता सकता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे कि भारत अंग्रेजों का आर्थिक रूप से कैसे गुलाम बना और आज तक विदेशी ताकतें कैसे हमारे ऊपर राज करती हैं। आज के समय में भारत देश में रहने वाले लोग इस देश को बहुत ताकतवर, सुखी और समृद्ध देश मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि असलियत में भारत तो समृद्ध उस समय था जब तक भारत में अंग्रेजों के कदम नहीं पड़े थे। एक आंकड़े के अनुसार जहां आज भारत की अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था में 6 से 7% ही हिस्सा है, वहीं सन 1700 तक भारत की अर्थव्यवस्था 25% आय के साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ी थी। मतलब कि एक तरह से दुनिया में कुल मिलाकर जितनी भी पूंजी का उत्पादन हो रहा था, उस पूंजी का 1/4 उत्पादन भारत में हो रहा था। जब भी कभी भी किसी इतिहासकार से यह सवाल पूछा जाता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था या भारत पहले इतना समृद्ध कैसे था, तो उनके पास कोई सटीक जवाब तो होता नहीं। घुमा फिरा कर एक ही बात बोल देते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश था, इसीलिए हम समृद्ध थे। लेकिन यह एक बिल्कुल गलत विश्लेषण है। असलियत में भारत एक कृषि केंद्रित और उद्योग प्रधान देश था। उस समय भारत में लगभग 7 लाख से ऊपर गांव थे और गांवों में सिर्फ खेती ही नहीं हुआ करती थी, बल्कि और भी ज्ञाति के लोग रहा करते थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, धोबी, नाई, सुनार, धनकार, चर्मकार और ऐसे ही लगभग 360 प्रकार की ज्ञातियां हुआ करती थी, जिनका घर ही उनकी छोटी सी फैक्ट्री हुआ करता था। पूरे देश में अलग अलग भूभाग अपनी कलाकारी के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे कहीं किसी जगह की मिट्टी की सुराही बहुत प्रसिद्ध थी, तो कहीं के सोने के गहने, कहीं का ताला प्रसिद्ध था, तो कहीं का रेशम, कहीं की चमड़े की चप्पल प्रसिद्ध थी, तो कहीं की जूती। अपने इन्हीं उत्पादों को भारत से बाहर बेचकर यहाँ के लोग विदेशों से बदले में सोना या चांदी ले आया करते थे। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में राजा अगर अपनी प्रजा पर कर भी लगाया करते थे तो वह कर अनाज के रूप में लगाया जाता था, जिसे देशवासी बड़ी आसानी से दे दिया करते थे, क्योंकि अनाज की पैदावार तो गांव के अपने हाथ में होती थी
और अगर कभी सोने या चांदी में कर लिया भी गया तो राजा को साल भर में धर्म और जन कल्याण कार्यों में खर्चना पड़ ही जाता था, जिससे वह धन फिर से जनता के पास आ जाया करता था। यहाँ तक कि राजा हर्षवर्धन के बारे में तो यह बताया जाता है कि वे हर वर्ष अपना सारा खजाना लोगों में बांट दिया करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था मुगल काल तक भी चलती आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज भारत की सत्ता पर काबिज होते चले गए, वैसे वैसे उन्होंने एक बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यवस्था हमारे देश में लागू करना शुरू कर दी। इस वीडियो में जो कुछ बताया जा रहा है वो दादाभाई नौरोजी ने अपनी 100% किताब सत्य है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में समझाया है कि किस तरह अंग्रेज भारतीयों से टैक्स फसल के एक हिस्से के रूप में नहीं लिया करते थे, जैसे पहले भारतीय राजा लिया करते थे, बल्कि फसल के एक हिस्से की जगह टैक्स सोने या चांदी के रूप में लिया करते थे। अंग्रेज ये बात जानते थे कि अगर भारतीयों से टैक्स फसल के रूप में वसूला तो वह कैसे न कैसे करके उसे चुका ही दें, क्योंकि फसल उगाना उनके हाथ में है। लेकिन सोने और चांदी की मात्रा सीमित है, जो कि बाहर से व्यापार करके मिली है। इस प्रकार की कर प्रणाली से वह हमारे पास हजारों सालों से जमा सारा सोना चांदी बाहर ले गए। किसान को अब सारा कर सोने चांदी में देना हुआ करता था, और यहाँ तक कि फसल बर्बाद होने पर भी कोई रियायत नहीं थी। फसल बर्बाद हो जाने पर ऋण लेकर टैक्स भरना होता था, इसीलिए वह कर्ज के बोझ तले दब गया, और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर ही भारत में कृषि और उद्योग नष्ट हो गए और भारत गरीबी के कुचक्र में फंस गया। सब्सक्राइब कर हमारे YouTube चैनल को। परिस्थिति को आप इस बात से समझ सकते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो भारत की दुनिया में आर्थिक हिस्सेदारी 25% की थी, और जब अंग्रेज 1947 में यहाँ से गए तो भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% रह गई थी। इस बात से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज यहाँ किस क्रूर, बर्बर और राक्षसी व्यवस्था को चला रहे थे। जब अंग्रेज राक्षसों की तरह यहाँ अपनी मनमानी कर रहे थे तो भारत की मिट्टी अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले वीरों को भी लगातार जन्म दे रही थी। इसी परंपरा में एक वीर सपूत का भी उदय हो रहा था। इस वीर का नाम था सुभाष चंद्र बोस। सन 1940 में अंग्रेज इस बात से बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने देश के एक बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर लिया है। लेकिन भेष बदलने में माहिर नेताजी अंग्रेजों को धोखा देकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हाउस अरेस्ट से निकलने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहां नेताजी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते थे, और वो जगह थी जर्मनी। नेताजी जर्मनी इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने खुद यह करिश्मा देखा था कि किस तरह प्रथम विश्व युद्ध में पूरे तरह से बर्बाद जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में सिर्फ 2 सालों के अंदर ही दुनिया की महाशक्ति बनने वाला था। नेताजी हिटलर से मिलना चाहते थे ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध हिटलर भारत की मदद कर दे। लेकिन ऐसे किसी का भी जाकर हिटलर से मिल लेना इतना आसान भी नहीं था, और वो भी किसी भारतीय का जो कि जर्मनों के मायने में अंग्रेजों का भेजा हुआ जासूस हो सकता है। काफी समय तक नेताजी जर्मन अफसरों के बीच ही उठते बैठते रहे ताकि उनका विश्वास जीत सके, और देखते ही देखते नेताजी और जर्मन अफसरों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। वह समझ गए थे कि यह कोई जासूस नहीं है, बल्कि एक सच्चा देशभक्त है जो अपने देश को अंग्रेजों से बचाने के लिए एक मजबूत देश से मदद मांगने के लिए आया है। नेताजी का धैर्य और मेहनत रंग लाई। जिस पल का इंतजार नेताजी बहुत समय से कर रहे थे, आखिर वो आ ही गया। अफसरों ने नेताजी की मुलाकात हिटलर से करवाई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था कि दुनिया के एक शक्तिशाली देश जर्मनी के शासक से एक दूसरे देश भारत का एक
इतना बड़ा नेता मिलने आया हो। हिटलर से मिलने के बाद नेताजी को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि हिटलर की ताकत का असली राज उसके पैसे बनाने की शक्ति में छुपा है। इसलिए जब नेताजी ने आजाद हिंद सरकार का नेतृत्व किया तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बनाकर अपनी स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाने शुरू कर दिए। अपने खुद के कर्ज मुक्त पैसे बनाने की वजह से आजाद हिंद फौज का बल इतना बढ़ गया कि वह अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतह करती चली आई। यही वजह थी जिसके लिए अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के बाद नेताजी को और उनके कर्ज मुक्त पैसे बनाने वाली बात को कभी भी भारत के आम लोगों को पता नहीं लगने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें क्रांति हो जाने का डर था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1947 के बाद से लेकर आज तक भारत में बनने वाली सरकारों ने इस बात को भारत के लोगों से छुपाकर ही रखा है। ये हमारे देश की आज की गुलाम सरकार नेताजी की उन फाइलों को तो बड़ी आसानी से खोल देती है जिनमें कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये लोग उन फाइलों को कभी नहीं खोलेंगे जिसमें नेताजी के अपने खुद के पैसे बना लेने की बात है। आज के धर्मस्य से बोलो मर्तक के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि अंग्रेजों के यहां से चले जाने के बाद बैंकर्स ने किस तरह भारत के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू किया और क्यों इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो साथियों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।